बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 3 डायनामिक्स का आज का जो टॉपिक है 3.2 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज फर्स्ट सेकंड और थर्ड न्यूटन के बारे में हम जो लॉज हैं मोशन के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दरमियान में एक टॉपिक आता है मास एंड वेट का, उसको हम इंशाल्लाह लादा में डिस्कस कर लेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ है पहले उससे स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर जो पहले डिस्कस करता है कि बॉडी किस हालत में है जिसके बारे में हमने स्टडी करना है। तो एक बॉडी जब रेस्ट में होगा तब हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होगा तब हम उसकी मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या रहा है कि बॉडी जो है अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, ठीक है। और अगर यूनिफॉर्मली वो मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करना पसंद करेगा। कब तक? जब तक कोई बाहर से फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो ये पॉइंट क्लियर है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू करेगा इसी एक स्टेट को। अगर वो मूव कर रहा है, मोशन में है यूनिफॉर्मली, तो वो यूनिफॉर्मली मूव करना पसंद करेगा। एक और पॉइंट ऐड करना है इसमें साथ में कि जो मोशन है यूनिफॉर्मली वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। अगर बॉडी रेस्ट में तो ठीक है, वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, इसी स्टेट में कंटिन्यू रहेगा जब तक वो बॉडी मूव कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि एक बॉडी जो है कंटिन्यू रखेगा स्टेट ऑफ रेस्ट को। इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि हमने ये देखा है कि एक बुक जो एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। अब ये जो बुक एक टेबल पे रखी गई है तो ये तब तक टेबल पे ही रहेगी जब तक कि इसके ऊपर एक फोर्स लगा के इस बुक को मूव नहीं करवाया जाएगा। ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में पसंद करी। इसी तरह से कोई भी बॉडी जब रेस्ट में होगा तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगी वो बॉडी रेस्ट में रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि वो कंटिन्यू रखेगा स्ट्रेट कौन सी? यूनिफॉर्म मोशन की स्ट्रेट लाइन के अंदर। कौन सी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाह रहा है? यूनिफॉर्म मोशन को। और यूनिफॉर्म जो मोशन है वो किस हाल में होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। तो इसमें भी यही है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वो बॉडी मूव करता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसकी एग्जांपल कि फोर्स की वजह से मूवमेंट पे फर्क आता है। फोर्स की वजह से मूवमेंट में फर्क आता है तो इसको हम इस तरह कंसीडर करते हैं, एक गाड़ी जो एक ही स्पीड पे चल रही है स्मूथ ट्रैक पे, और एक गाड़ी उसी स्पीड से चलने की कोशिश कर रही है, मतलब उतने ही जो हम फोर्स दे रहे हैं एक रफ ट्रैक पे मूव कर रही है। अब जब हम देखेंगे उसका, जब हम इंजन ऑफ करेंगे तो हम देखेंगे ये जो है ज्यादा देर तक, मतलब जो स्मूथ ट्रैक पे मूव कर रही गाड़ी वो ज्यादा देर तक मूव कर सकती है, और जबकि जो रफ ट्रैक पे मूव कर रही है उसके अंदर फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा होगी। फ्रिक्शन यहाँ पे भी मौजूद है, इसलिए ये भी गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन जो रफ सरफेस पे है उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज्यादा है, तो ये जो है बॉडी, ये गाड़ी जो है, ये जो व्हीकल है, ये जल्दी रुक जाएगी। तो ये मैं पॉइंट क्लियर कर रहा है कि जब रफ सरफेस होगी मीन के फ्रिक्शन होगी और ज्यादा फ्रिक्शन होगी तो वो बॉडी जल्दी रुक जाएगा। फ्रिक्शन मीन्स फोर्स की टर्म है। कोई भी फोर्स जो बॉडी पे एक्ट करेगी और वो उसकी स्टेट को चेंज करेगी या करने की कोशिश करेगी, हमने पीछे पॉइंट क्लियर है कर लिया हो। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास फर्स्ट लॉ तो क्लियर है कि इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट है कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करें, और जब हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करें तो वो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने जो पॉइंट ऐड किया कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर, इसमें पॉइंट हर जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज किसी को वो जो है हाईलाइट कर देगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, यही पॉइंट्स हमने इनर्शिया में भी डिस्कस किए हैं। तो इसी वजह से हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो किससे डील करता है? इनर्शियल प्रॉपर्टी से, ठीक है। जो भी बॉडी है उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी से डील करता है, इसलिए हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है वो नाम देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया का, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी दे रहे हैं, क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है मैटर की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल ऐसे है, इनर्शिया की कह लें या लॉ ऑफ इनर्शिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बस है, बस में हम खड़े हुए हैं, एकदम ब्रेक लगती है, तो जब ब्रेक लगती है हम ऐसे मूव करते हैं, मतलब हमारा ऊपर वाला बॉडी आगे मूव करता है जबकि नीचे वाला नहीं कर रहा होता।
क्यों? नीचे वाला हिस्सा जो हमारा बस से अटैच होता है उसके वो ब्रेक लगती है तो उसके अटैच होने की वजह से वो भी मूव नहीं करता या कम करता है, जबकि ऊपर वाले बॉडी में वो कंटिन्यू रखना चाह रहा होता है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को। जो ऊपर वाला हमारा बॉडी है वो स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना चाह रहा होता है। जब रखना चाह रहा होता है इसलिए हम आगे को गिर जाते हैं, जबकि ब्रेक फ्रिक्शन की वजह से वो गाड़ी तो रुक रही होती है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही होती है, तो इसलिए वो बॉडी रुकना पसंद कर रही होती है। तो इसलिए हमें पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जो गाड़ी मूव कर रही थी उसके अंदर बस के ऊपर हमने फोर्स लगाई स्टॉप करने की, फ्रिक्शन की फोर्स लगी, उसने उसको रोका है, जबकि हमारा बॉडी जो है इनर्शिया की वजह से वो फॉरवर्ड मूव करना चाह रहा है और वो फॉरवर्ड मूव करता है, जिस वजह से अगर अचानक ब्रेक लगे तो गिरने और एक्सीडेंट होने का भी खतरा और इशू हो सकता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्लियर है कि अपर पार्ट जो है बॉडी का क्या करेगा, आगे की तरफ गिरेगा। कब? जब हम अचानक ब्रेक लगाएंगे। अच्छा, अब ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसका जो दूसरा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अच्छा, अब इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर अगर हम आते हैं तो इसमें हमारे पास नेट फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेट फोर्स क्लियर है कि जो टोटल फोर्स है, सम ऑफ फोर्स है, उसको हम नेट फोर्स का नाम दे रहे हैं। वो कह रहा है जब एक बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पे एक्सेलेरेशन पैदा होगा, और जो एक्सेलेरेशन होगा वो फोर्स की ही डायरेक्शन में होगा। एक बॉडी को हमने पुल किया, वो मूव करना शुरू कर दिया उसने, उसके अंदर एक्सेलेरेशन पैदा हो गया। जब एक्सेलेरेशन पैदा हुआ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलेरेशन, तो वही डायरेक्शन होगी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी, वो हमारे पास आ गया। फिर हमने कहा अच्छा जी एक्सेलेरेशन जो है वो कितना ज्यादा होगा, ये कितना कम होगा। हमने जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नेट फोर्स के। जितनी ज्यादा फोर्स होगी एक्सेलेरेशन उतना ज्यादा होगा, और मैस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम होगी। तो ये मैं पॉइंट क्लियर करता कि अगर तो फोर्स ज्यादा है तो हमारे पास एक्सेलेरेशन ज्यादा है, मैस ज्यादा है तो एक्सेलेरेशन कम है। तो ये सिंपल है कि एक बड़ी गाड़ी है, अगर हम उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और वही 10 न्यूटन फोर्स हम छोटी गाड़ी पे लगाते हैं तो छोटी गाड़ी को एक्सेलेरेट करवाना आसान है बजाय बड़ी गाड़ी के। तो जो छोटी गाड़ी होगी वो जल्दी स्पीडली जो है वो एक्सेलेरेट हो जाएगी, जल्दी से स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब इसी के मुताबिक मैथमेटिकल अगर हम इस रिलेशन को शो करते हैं कि जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, कि एक्सेलेरेशन के बढ़ाने से फोर्स इंक्रीज हो रही है और एक्सेलेरेशन के कम करने से फोर्स के बढ़ाने से एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो रहा है और मैस के बढ़ाने से एक्सेलेरेशन डिक्रीज हो रहा है। यही इसी डेफिनेशन से ये जो पॉइंट है इसको हम क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके मुताबिक अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को, इसको और इसको अगर मर्ज करते हैं तो एक्सेलेरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ओवर मैस के। अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली का साइन इस तरह से रिलेट करें कि मैस इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैस और एक्सेलेरेशन के। मतलब कि अगर एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, मैस ज्यादा होगा फोर्स लगाने वाला, तब भी जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास ज्यादा आएगी। अच्छा, अब हमारे पास एक तरीका कार आता है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो इक्वल आता है और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आता है। तो डायरेक्टली का साइन खत्म किया, हमारे पास एक इक्वल आ गया और साथ में एक कांस्टेंट आ गया जो कि हमने के है उसके साथ लगा दिया। अब सिस्टम इंटरनेशनल में जो के की यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हमारे पास इन कंडीशंस में 1 है, तो इसके मुताबिक 1 लगाई तो हमारे पास जो फाइनली फार्मूला आएगा वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, कि जो फोर्स है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलेरेशन के। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। यहीं से हमें क्लियर भी हो रहा है कि यहाँ पे एक मैस स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलेरेशन एक ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की होगी, जो फोर्स की होगी वही एक्सेलेरेशन की हमारे पास डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब जो फोर्स है उसका यूनिट क्या जी, न्यूटन है। अब न्यूटन की भी डेफिनेशन हम यहां से कर रहे हैं कि 1 न्यूटन एक ऐसी फोर्स है जो प्रोड्यूस करे एक्सेलेरेशन कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो किसके अंदर, 1 किलोग्राम मैस के अंदर। जब 1 किलोग्राम मैस या बॉडी ऑब्जेक्ट लें उसके अंदर फोर्स लगाएं और उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम 1 न्यूटन का नाम देंगे।
अच्छा, अब अगर हम इसके बेस यूनिट से भी पॉइंट क्लियर करना चाहें तो यहाँ से अगर हम देखें तो बेस यूनिट भी हम बना सकते हैं, इसका बेस यूनिट से ड्राइव किया हुआ। मैस का यूनिट क्या जी, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन जो है वो बराबर है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये जो मेजर यूनिट है इसको जो हमने बेस से ड्राइव किया है, अगर हम इस चीज को क्लियर करें तो इससे इसके जो मेजर यूनिट है उसकी भी डेफिनेशन हो सकती है कि 1 किलोग्राम मास का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया तो हमारे पास जो फोर्स आ गई वो 1 न्यूटन आ जाएगी। ये भी पॉइंट यहां से हमारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, जो कि लास्ट लॉ है मोशन का, इस तरफ आते हैं। अच्छा, न्यूटन बेसिकली जो लॉज ऑफ मोशंस हैं ये फर्स्ट टाइम न्यूटन ने बनाए थे, मतलब मोशंस के बारे में जो डिस्कशन की थी, जो फाइनली लॉज बनाए थे वो न्यूटन ने किए थे, इसी के नाम पे फिर इसलिए इसको न्यूटन्स लॉज का ही नाम दिया गया। अच्छा, अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये हमारे पास जो डिस्कस कर रहा है एक्शन रिएक्शन, इस पॉइंट को क्लियर करता है। तो हम पहले एक्शन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि एक बॉडी या कोई एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाता है किसी दूसरे बॉडी के ऊपर, बॉडी या ऑब्जेक्ट बी के ऊपर, अब ए ने फोर्स लगाई बी के ऊपर तो वो एक्शन कंसीडर हुआ, और जो बी ने रिवर्स में ए के ऊपर फोर्स लगाई वो रिएक्शन होगा। अब यहां से हमारे पास क्लियर हो रहा है पॉइंट कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं होते। एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास एक्शन और रिएक्शन जो लग रहे हैं वो एक ही बॉडी पे नहीं होंगे। अगर एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन होगा तो वो कैसे मूव करेगा, नहीं कर सकता। ये भी हमें डेफिनेशन से क्लियर होगा अगर एक ही बॉडी पे होगा, तो यहां से हम क्लियर करते हैं। अच्छा, खैर अभी जो पॉइंट है कि एक बॉडी जो है एक फोर्स लगा रहा है दूसरे बॉडी के ऊपर, और दूसरा बॉडी भी जो है वो पहले वाले पे फोर्स लगा रहा है। तो जो बॉडी ए ने बॉडी बी पे या ऑब्जेक्ट ए ने या ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाई थी वो एक्शन होगी। रिवर्स में जो ऑपोजिटली उसने फोर्स लगाई उसको रिएक्शन फोर्स का नाम दिया। और हमने देखा कि जितनी फोर्स इसने लगाई है रिवर्स में बी ने भी उतनी ही फोर्स लगाई। इसी एग्जाम्पल ऐसे ले लें क्योंकि बॉडीज बने हुए हैं, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ने थप्पड़ लगाया दूसरे आदमी को, तो डेफिनेटली जितना जोर से उसे लगेगा उतनी जोर से वो थप्पड़ मारेगा। तो एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा, ऑपोजिट होगा डायरेक्शन। अच्छा, अब इसी तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी गई है। अब बुक जो है उसके ऊपर फोर्स हम कहें लग रही है, कोई भी लग रही है जाहिर, हमने कहा नहीं जी फोर्स लग रही है इसके ऊपर। कौन सी फोर्स लग रही है, जमीन की ग्रेविटी की वजह से। तो वेट की फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है जो कि डाउनवर्ड है। अब ये जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, वो जमीन की ग्रेविटी की वजह से। अब ये नीचे को मूव नहीं कर रहा है। अब नीचे को मूव क्यों नहीं कर रहा है, क्यों, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो कैसे है, क्योंकि रिएक्शन में एक फोर्स ऊपर को भी लग रही है टेबल की वजह से। टेबल जो है उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, वो बॉडी वहीं का वहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हमने कहा हर एक्शन जो है एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन रखता है। इक्वल होगा और ऑपोजिट रिएक्शन होगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन है जिसकी मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो वो इक्वल होगी, सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, वो ऑपोजिट होगी, रिटर्न में होगी उसकी। अच्छा, इसकी और एग्जांपल की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ देखते हैं इसमें एक्शन रिएक्शन और ये सारी चीज़ें डिस्कस है, फोर्स इफेक्ट कर रही है। हम बैलून की एग्जांपल लेते हैं। एक बैलून है, उसके अंदर हवा में भरी हुई है। जब हम उसके जो वो पॉइंट होता है उसके अंदर से उसको छोड़ देते हैं, हवा बाहर निकलना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें एक्शन हो रहा है कहाँ से, कि एयर जो है बाहर को निकल रही है। एयर जो है वो बैलून में से बाहर निकल रही है, और रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो हवा है वो जो उसके अंदर से बाहर निकली है वो बैलून को क्या करेगी, पुश करेगी और दूसरी तरफ मूव करेगी। मतलब हवा जो निकली बाहर को निकली, हवा बैलून ने हवा को नीचे को पुश किया, और रिवर्स में हवा ने बैलून को ऊपर को पुश कर दिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये एक्शन हो रहा है, साथ में रिएक्शन में बैलून जो है वो ऊपर को मूव करना शुरू करता है। इसी तरह से सेम टू सेम अगर हम देखते हैं, कोई हम फायर करते हैं, कोई मिसाइल वगैरह या कोई ऐसी चीज जो स्केप करते हैं,
उसके अंदर क्या होगा, ये वो मिसाइल है जो भी चीज़ है, इसके अंदर से जो गैसेज हैं बर्न करती जा रही हैं, वो उसके अंदर से बाहर निकलती जा रही हैं। अब वो जो गैसेज बाहर निकल रही हैं तो हमने कहा इनके अंदर ये क्या हो रहा है जी, एक्शन है। हॉट गैसेज एस्केप आउट, कि जो गैसेज हैं वो बाहर निकल रही हैं, ये क्या है, एक्शन है। और रिवर्स में रिएक्शन क्या होगा कि जो रॉकेट है वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। तो एक्शन, जितनी गैसेस बाहर निकलेंगी, जिस तरीके से निकलेंगी, उतनी ही ज्यादा रिटर्न में वो जो मिसाइल है जो भी चीज होगा वो उतना ऊपर को फायर होगा। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह।